गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को। आज के डेली करंट अफेयर में आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन का, जीपी दृष्टि इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहले आंसर लेंगे। जीपी दृष्टि इनिशिएटिव की बात करें तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात को। है क्या, ये समझिए। पुलिस को लेकर एक बहुत ही फेमस डायलॉग चलता है कि पुलिस जो है क्राइम सीन पर बहुत ही लेट पहुंचती है ना, बहुत ही देर से पहुंचती है। तो इससे निपटने के लिए गुजरात पुलिस ने क्या किया है कि एक इनिशिएटिव शुरू किया और इसको नाम दिया जीपी दृष्टि। इसके आधार पर गुजरात पुलिस ड्रोन्स अपॉइंट करेगी ताकि क्राइम सीन पर जो पीसीआर है, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस वालों को, वो पीसीआर निकालेंगे, पीसीआर पहुंचेगी, ट्रैफिक मिलेगा और लेट होगी। तो इस केस में पहले से ही ड्रोन को जो क्राइम प्लेस है वहां पर भेजा जाएगा। ड्रोन पुलिस से पहले पहुंचकर वहां की निगरानी करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन ड्रोन के कैमरे में सेट हुई है, मिली है, उसके आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। तो इसी पहल को गुजरात पुलिस ने नाम दिया है जीपी दृष्टि इनिशिएटिव। अभी तक ये सूरत और गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया जा चुका था और जब ये सक्सेस हो गया तो अब पूरे गुजरात में इसे लागू किया जा रहा है। लेकिन यहां पर हर्डल ये है कि पुलिस के पास अभी ड्रोन कम है। तो गुजरात में 33 पुलिस स्टेशन अभी कवर किए जा रहे हैं और इन फ्यूचर और ज्यादा ड्रोन को अपॉइंट किया जाएगा और पूरे गुजरात को जीपी दृष्टि इनिशिएटिव के तहत कवर किया जाएगा। तो इनिशिएटिव किसका है, गुजरात पुलिस का या गुजरात सरकार का? इसके अलावा देखिए, अभी जो इंटरनेशनल वीमेन डे हमने मनाया था 8 मार्च को, उस वक्त भी गुजरात ने अपने यहां पर 2 पहल या इनिशिएटिव शुरू किए थे। एक जी सफल और एक था जी मैत्री। जी सफल इनिशिएटिव की बात करें तो ये स्पेशली राज्य के अंत्योदय अन्न योजना के जो कार्ड धारक हैं, जो परिवार हैं, 50,000 परिवारों को लाभ देने के लिए था, जिसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो कोई भी उद्योग स्थापित कर सके, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही है। ये जी सफल गुजरात का इनिशिएटिव है, योजना है। और एक जी मैत्री की बात करें तो गुजरात में जो विमेन और यूथ है उन्हें इकोनॉमिकली सशक्त बनाना जी मैत्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को इकोनॉमिकली सहायता दी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा, और स्टार्टअप शुरू कर पाए इसके लिए 50 करोड़ रुपए तक के आवंटन का प्रावधान किया है गुजरात सरकार ने। इस योजना का नाम है जी मैत्री। तो दोनों ही गुजरात की है। और अब जो आया है जीपी दृष्टि इनिशिएटिव, ये भी किसका है, गुजरात सरकार का या गुजरात पुलिस का। आगे आ जाएं, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में एक्सोमिया गोहना को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह पारंपरिक हस्त निर्मित आभूषण किस राज्य से संबंधित है? देखिए, नाम से यहां पर समझिए, एक असमिया भाषा का वर्ड है। यहां पर वर्ड का मीनिंग है ना, वो असमिया ही है। लेकिन अगर असमिया भाषा में इसको पढ़ा जाएगा तो यह है एक्सोमिया या ओसमिया, है ना। और गहना हो गया है गोहना। तो एक्सोमिया गोहना, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, असम राज्य की एक आभूषण कला है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस आभूषण कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। असम में वहां पर गहने बनाए जाते हैं इस आभूषण कला के माध्यम से, जिसमें हार बनाए जाते हैं, झुमके, कंगन, है ना, जो भी सोने के आभूषण है। और उन आभूषणों पे भी गोल्ड वायर की कोटिंग की जाती है ना। असम का जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, उनको उकेरा जाता है आभूषण के ऊपर। तो ये असोमिया गहना, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, असम राज्य का एक आभूषण कला है या फिर गहना है। 2025 में काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनको लगातार जीआई टैग दिया जा रहा है। एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं, है ना। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कुंभ कोणम पान का पत्ता, तमिलनाडु के तंजावुर में उगाया जाता है।
तोवलाई फूल माला, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी की फूल माला है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, सबसे पहले हमने इसी को पढ़ा था, जीआई टैग गुजरात के जमालपुर में फेमस है ये। तो सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, कपड़े पर, धोती पर, कुर्ते पर ब्लॉक प्रिंट किया जाता है, तो गुजरात की कला है। चपाता मिर्च तेलंगाना के वारंगल में उगाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया था। कन्नाडी पाया केरल का एक जनजाति हस्तशिल्प है ना, चटाई बनाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। अमलसाद चीकू, एक चीकू है, गुजरात के नवसारी में उगाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया था। पश्चिम बंगाल के काफी सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जैसे काफी सारी तो मिठाई है, सफेद बोंडे, नौलेन, गुरेर, संदेश है ना, या संदेश, छना बोरा, मोतीचूर के लड्डू। यहां पर एक अमरूद है जो कि पश्चिम बंगाल के पर्टिकुलर बारुईपुर में उगता है, इसको जीआई टैग दिया गया। बिष्णुपुर के मोतीचूर के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। रधुनी पागल चावल को जीआई टैग दिया गया। मालदा की निस्तारी रेशम धागा, ये सारे पश्चिम बंगाल के प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट मिला हम उसकी बात करें तो एक्सोमिया गहना, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, असम राज्य की आभूषण कला है। अच्छा, जीआई टैग का जो एक्ट है जो लाया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, कब लाया गया था? 1999, 1999। और इसके तहत पहली बार जिसको जीआई टैग दिया गया, दार्जिलिंग की चाय 2004 में, है ना। जीआई टैग 10 सालों के लिए मान्य होता है, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं और एग्जाम में ये पॉइंट भी काफी बार पूछा गया है, 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि आज है महावीर जयंती और आप सभी के लिए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रूट और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। तो आप जाकर विजिट कीजिए, दोनों ही एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस वहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आज से हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर डेली स्टडी प्लान आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और आप वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। बहुत 90 डेज का ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, पहले दिन का जो हमने पूरा चार्ट तैयार किया था उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज, स्टडी शेड्यूल हमने आपको पूरा दिया था और इसके अलावा टेस्ट शेड्यूल हमने आपको पूरा दिया है। शायद ये आपको दिखेगा नहीं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम में अवेल कीजिए, एंटर होइए, है ना। वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि 90 डेज में आपको बहुत शानदार तरीके से आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी जाकर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का इनॉग्रेशन हाल ही में कहां किया गया? तो भारत का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, इसका इनॉग्रेशन किया गया है मंडलोट। यह आता है जम्मू कश्मीर के चेनानी में, है ना। समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर इंडिया में स्थित यह क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है। और अब जब ये क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को लेकर रिसर्च की जाने वाली है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस से जितेंद्र सिंह राणा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के मंडलोट में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है। इसको नाम दिया गया है हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखने जाते हैं तो ये 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। इसके अलावा एक भारत और जो स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, अर्थ ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, है ना, इथ ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके और भारत के मध्य में एक और समझौता हुआ है जिसे आइस क्रंच प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आइस क्रंच प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है भारत और स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी के मध्य में। इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि भाई आइस और क्लाउड जिन पार्टिकल से बनते हैं उन पार्टिकल्स पर रिसर्च की जाएगी, है ना। प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है आइस क्रंच प्रोजेक्ट, इसको भी याद रखिएगा, इंडिया और स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी के मध्य में। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जा रही है आज।
महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। इनकी जयंती मनाई जा रही है 10 अप्रैल को आज। पूरी डिटेल हमको महावीर स्वामी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जयंती से हमारा क्वेश्चन है वैसे, तो महावीर जयंती कब? 10 अप्रैल को 2025 में, महावीर स्वामी के जन्म के रूप में। अगर हम महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 599 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इतिहासकारों में इनके जन्म को लेकर काफी मतभेद भी हैं, लेकिन जो एक ऑथेंटिक मिलता है वो 599 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलता है, बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है बिहार के पावापुरी। इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और माता का नाम था रानी त्रिशला, है ना। क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ था इनका, इक्ष्वाकु वंश के ये माने जाते हैं, इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोदा और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और आगे चलकर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो आधुनिक जमशेदपुर है उसके पास एक वृक्ष के नीचे एक नदी है जिसका नाम है रिजुपालिका नदी। इस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने आगे चलकर अपना पहला उपदेश बिहार राज्य के राजगृह, जिसे अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, यहां पर विपुलांचल पर्वत पर दिया था। पहला उपदेश है महावीर स्वामी का। तो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के, है ना। 527 ईस्वी पूर्व में इनकी हो जाती है मृत्यु। जैन धर्म में 3 रत्न जो कि मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके अलावा अगर हम जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से पहला, 23वां और 24वां पूछा जाता है तो पहले थे ऋषभदेव, पहले तीर्थकर जिनका प्रतीक है बेल। 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ देव, है ना। पार्श्वनाथ सांप इनका प्रतीक माना जाता है और महावीर स्वामी का प्रतीक माना जाता है सिंह, लॉयन। 24वें और अंतिम तीर्थकर। तो महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जा रही है? 10 अप्रैल को। ओके। हाल ही में बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित ट्रीटी है? तो आर्टेमिस एकॉर्ड्स की बात करें तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में नियम से संबंधित एक ट्रीटी है। ये ट्रीटी कहती है कि भाई जित 54 देश वर्तमान में इसके मेंबर है, ट्रीटी अंतरिक्ष के संबंध में एक नियम है जिसके तहत अंतरिक्ष का जो यूज है ना, उसको कम से कम अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचाई किया जाएगा और नॉन मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ही अंतरिक्ष का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च के लिए, है ना, साइंस के लिए, इनके लिए यूज किया जाएगा, ना कि मिलिट्री पर्पस के, जैसे सैटेलाइट किसी भी देश पर निगरानी के लिए यूज की जा रही है, किसी भी देश पर युद्ध के समय यूज की जा रही है। तो ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अंतरिक्ष का यूज नहीं किया जाना चाहिए, फेयर पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भाई कि अंतरिक्ष को नुकसान कम से कम हो, इसका ध्यान रखो, है ना। बिना नुकसान किए आप उसका यूज करो। तो ये एक ट्रीटी है जिसे कहा जाता है आर्टेमिस एकॉर्ड्स ट्रीटी। इस पर साइन करने वाला 54वां देश बना है बांग्लादेश। आपको पता है ये जो ट्रीटी है ना, इसमें भारत ने 22 जून 2023 को हस्ताक्षर किए थे। तब भारत इस ट्रीटी को ज्वाइन करने वाला 27वां देश बना था। वर्तमान में 54वां देश कौन बना? बांग्लादेश। तो ट्रीटी समझ में आ गई कि भाई आर्टेमिस एकॉर्ड्स क्या है ना। ये वही मेंशन किया है मैंने यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रीटी को नासा और यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था सबसे पहली बार। कब? 13 अक्टूबर 2020 को। 8 देशों ने प्रारंभिक रूप से शुरुआत में इस पर साइन किए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, है ना, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ऐसे देश हैं ये 8 जिन्होंने शुरुआत में साइन किया था और आगे चलकर 2023 में भारत ने भी इसे ज्वाइन किया। बांग्लादेश अब इसका 54वां मेंबर बना है जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया है।
हाल ही में चर्चित माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट कैनलॉन वॉल्केनो की बात करें तो यह देखने को मिलता है हमको फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस। सुर्खियों में क्यों होगा? क्योंकि अभी इसमें बहुत ही खतरनाक विस्फोट देखने को मिला। इसके बाद फिलीपींस की गवर्नमेंट ने क्या किया कि माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया। क्योंकि देखिए, अगर हम फिलीपींस देखें, इंडोनेशिया देखें, तो ये रिंग्स ऑफ फायर में आते हैं। प्रशांत महासागर का जो तटीय इलाका है, रिंग्स ऑफ फायर, उसके अंतर्गत आते हैं और वर्ल्ड के 80% से ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इसी के तहत माउंट कैनलॉन वॉल्केनो, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, यह हमें फिलीपींस में देखने को मिलता है, जिसमें अभी विस्फोट हुआ। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर में है और फिलीपींस में ही 120 से ज्यादा वॉल्केनो। वर्ल्ड के अगर मेन हम वॉल्केनो देखते हैं तो एक माउंट फ्यूजी जापान में देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है। माउंट विसुवियस इटली में देखने को मिलता है। माउंट स्ट्रोम्बोली भी इटली में देखने को मिलता है। माउंट एटना इटली में देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्राकाटोआ वोल्केनो देखने को मिलता है। कहां पर? इंडोनेशिया में। तो ये वर्ल्ड के कुछ फेमस वोल्केनो हैं। फिलीपींस की हमारी बात हो रही है क्योंकि हम कैनलॉन वोल्केनो की बात कर रहे हैं। तो फिलीपींस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कैपिटल है इसकी मनीला। फिलीपींस पेसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और बोंग बोंग मार्कोस यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए हैं। यह योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल को इसने 10 साल पूरे किए। मतलब इसे शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। है क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो भारत में जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है ना, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रदान करना। जितने भी ऐसे एंटरप्रेन्योर है, माइक्रो, मीडियम या स्मॉल, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से इसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। 4 कैटेगरी बनाई गई थी इसके तहत लोन देने की। वैसे पहले 3 थी, चौथी बाद में जोड़ी गई। 4 कैटेगरी में एक होती है शिशु कैटेगरी, जिसके तहत किसी भी स्मॉल, मीडियम या माइक्रो जो इंटरप्राइजेस है उनको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी में, किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी है तरुण कैटेगरी, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। एक और जोड़ी गई तरुण प्लस कैटेगरी। इसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेस को। लेकिन यहां पर देखिए, जो चौथी कैटेगरी है ना, ये तब खुलती है उस इंटरप्राइजेस के लिए जिन्हें तरुण कैटेगरी के लोन को वापस लौटाया हो गवर्नमेंट को टाइम पे, तो फिर वो तरुण प्लस कैटेगरी में लोन ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो ये जो स्कीम है, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 10 साल हाल ही में इसने अपने पूरे किए हैं। संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। नोडल मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अच्छा, माइक्रो इंटरप्राइजेस या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस किस आधार पर देखे जाते हैं? तो एक तो देखा जाता है उसके इन्वेस्टमेंट के आधार पर, और दूसरा साल का उसका टर्नओवर कितना है। तो कैजुअली जो देखा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, और उसका एनुअल टर्नओवर बिजनेस का 10 करोड़ रुपए तक होना चाहिए अधिकतम। तो ऐसा इंटरप्राइजेस माइक्रो इंटरप्राइजेस है 10 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर। स्मॉल इंटरप्राइजेस में ये कैश इन्वेस्टमेंट का आता है 25 करोड़ तक का, और एनुअल टर्नओवर अधिकतम 100 करोड़ तक ही हो सकता है। तो ये स्मॉल इंटरप्राइजेस है। और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए तक हो सकता है, और इसकी एनुअल टर्नओवर अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो ये मीडियम इंटरप्राइजेस है ना। तो ये कैटेगरी होती है 3 तरह की जिसमें लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। यूनाइटेड नेशन ने भारत को 2025 से 2027 की अवधि के लिए किस संस्था का सदस्य सर्वसम्मति से चुना है?
यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, इसकी जो नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है, इसका सदस्य भारत को चुना है 2025 से 2027 तक के लिए। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अच्छा, ये है क्या? यूनाइटेड नेशन की ये संस्था क्या करती है, यही दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अगर हम यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बात करें, जिसकी मेंबरशिप भारत को दी गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 से 2027 तक के लिए, तो ये क्या करती है? जो कमेटी है, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, जो समूह सदस्य देश है उनकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल पैरामीटर के आधार पर करती है ना, ताकि आगे आने वाले समय में जो देश है जिसकी भी रिपोर्टिंग की गई है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आगे चलकर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। वो देखें कि कहां पर उनको हर्डल आ रहा है, कहां पर उनका देश पिछड़ रहा है, या फिर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में कहां पर उनकी ग्रोथ कम हो रही है, कहां पर ज्यादा हो रही है। तो इस आधार पर वो अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर बढ़ा पाएंगे। तो ये काम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का, जिसकी मेंबरशिप हाल ही में इंडिया को दी गई। और ये जो संस्था है ना, ये काम करती है अंकटाड के तहत। अंकटाड के तहत इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अब यहां पर आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा, जो डाउट आएगा, वो अंकटाड को लेकर आएगा। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। विकासशील देशों की ग्लोबल ट्रेड में मदद करता है अंकटाड। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और रेबेका ग्रीनस्पैन वर्तमान में इसकी सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल किसके साथ मिलकर शुरू की है? तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी पहल है ISA। यह पहल इस मिनिस्ट्री ने शुरू की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है पहल का? पहल का उद्देश्य कि भारत में जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके, कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके और भारत में युवाओं के भविष्य के लिए नई नौकरियों को तैयार किया जा सके। भारत में अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाएंगे, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, वर्कशॉप आयोजित की जाएगी ताकि भारत के जो युवा हैं उनको स्किल से सिखाई जाए, स्पेशली AI जैसे जॉब में, जो कि आज की बहुत ही कैजुअल नीड है। तो इन सब चीजों के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप देना मुख्य उद्देश्य है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव का। ठीक है, शुरू किसने किया है? तो शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें हमारी मिनिस्ट्री की मदद कर रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर बात कर लें। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है ना। विकासशील देशों के या फिर जो पिछड़े देश है उनकी स्थिति पर ध्यान रखना, निगरानी रखना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प करना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य कार्य है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और जेनेवा के कोलोग्नी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया? तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, जिसे पोएम 4 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है, इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को। किसने विकसित किया? इसरो ने। देखिए होता क्या है, अगर हम यहां पर इस पूरे स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म को समझें, या फिर ये जो इनिशिएट लिया गया है इसरो के द्वारा, जो विकसित किया गया है, इसको समझें, तो ये PSLV रॉकेट के 4 स्टेज का स्पेस रिसर्च के लिए वापस यूज करने से संबंधित है।
पीएसएलवी रॉकेट का फोर्थ स्टेज क्या है? तो क्या होता है, पीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, उसने काम किया, ये फोर्थ स्टेज है, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, एक वक्त के बाद वर्किंग बंद हो जाती है, और वो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष का मलबा होता है ना, मतलब जो वेस्ट होता है, उसकी तरफ फिर वो घूमता है, कोई काम का नहीं। लेकिन अब पीएसएलवी का फोर्थ स्टेज के बाद भी वापस यूज किया जा सके और उसको पृथ्वी पर वापस लाया जा सके, यह है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। इस स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म को विकसित किया है किसने? इसरो ने। आपको पता है स्पेडेक्स मिशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने इस मिशन को सक्सेसफुली किया था, स्पेडेक्स मिशन, जिसके तहत अंतरिक्ष में 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को आपस में जोड़ा गया था, है ना। अभी तक क्या होता है, एक सैटेलाइट भेज दिया, वो अंतरिक्ष में आपस में नहीं जुड़ते थे, लेकिन स्पेडेक्स मिशन जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन था, इसके तहत पहली बार स्पेस में जो सैटेलाइट थे उनको आपस में जोड़ा गया था, ताकि इन फ्यूचर स्पेस में अंतरिक्ष स्टेशन भारत स्थापित कर सके। अब इसी के तहत पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 को विकसित किया है इसरो ने, ताकि हम पीएसएलवी का फोर्थ स्टेज के बाद भी यूज कर सके, और इनको जोड़कर, इनका काम होने के बाद इनको जोड़कर हम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को इन फ्यूचर भविष्य में बना पाए, है ना, अंतरिक्ष में। तो इसरो के द्वारा यह कार्य किया गया है। तो मिशन आपको समझ में आ गया, दिसंबर 30, 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन, इसे इसरो का नाम दिया गया है। इसरो की बात करें तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। 1969 में इसकी स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत यह कार्य करती है। 15 अगस्त को इसका स्थापना दिवस है ना, 1969 में स्थापित की गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, और वी नारायणन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के पद पर है। तो यहां पर 10 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा? तो यह टाइम पीरियड है 3 मंथ। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए है या पूरे इंडिया के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ना, डिसीजन है, वो पूरे इंडिया में लागू होता है। तो ये अब हर राज्य के लिए होगा, वहां के राज्यपाल को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी टाइम पीरियड मैंने आपको कल बताए थे सबको, है ना। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कितने मेडल जीते? तो ये 6 मेडल थे। चर्चा में रही डोकरा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के मध्य के राज्यों में छत्तीसगढ़ यहां पर ऑप्शन में है। राम साहेब पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? फोक डांस। यूके का फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने कौन? सुदर्शन पटनायक। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? तो ये रखा है ब्राजील ने, क्योंकि COP30 की बैठक कहां पर होना है? ब्राजील में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर के द्वारा प्रदान किया गया? तो यह लिस्बन के मेयर हैं। वन स्टेट वन आरआरबी नीति की घोषणा किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। भारत में पहले रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। और आखिरी क्वेश्चन क्या था? वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट का 26वां एडिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। ये हो गए हमारे कल के सेशन के रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। 1539 में चौसा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सरधना ईसाई मेला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है और भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध है चेस खेल से। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? सेकेंड, कैप्चा कोड का फुल फॉर्म क्या होता है?
कैप्चा कोड जानते होंगे ना, फॉर्म भरते होंगे तो आता है कैप्चा कोड, या रिजल्ट चेक करते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कैप्चा कोड का फुल फॉर्म क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने, एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, रिलैक्स करिए, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।